नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज अपन करेंगे सामाजिक अध्ययन का एमसीक्यू बैच। सर ने जो पढ़ाया है राजस्थान तो पढ़ा दिया है, अब पीछे बचा है भारत और विश्व का जो भूगोल है उनमें आज एमसीक्यू के रूप में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में अपन ये बैच शुरू करेंगे। और इसमें क्या है, दो तीन तीन जो चैप्टर है वो लगातार चलेंगे और उनके माध्यम से जो टॉपिक वाइज प्रश्न अपन लेके आ रहे हैं और ताकि वो जल्दी से जल्दी जो पीछे बचे दिन है उनमें आपके क्लियर हो सके। और यहाँ पे जो सवाल मिलेंगे वो लगभग एग्जाम में आने लायक सवाल ही मिलेंगे। और ये क्लास हालांकि 2-3 दिन पहले आने वाली थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से 2-3 दिन ये लेट ही चल रही है। वो आपको पता, पारिवारिक परिस्थितियां हो भी जाती हैं, इस वजह से ये 2-3 दिन लेट हो गया। तो ये इसको भी कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाँ, तो आज के जो टॉपिक में है आपने पढ़ लिया, पहले सौरमंडल होगा, अक्षांश देशांतर होगी और पृथ्वी की गतियां। ये तीन जो टॉपिक है वो आज क्लियर करेंगे। आपने जो सिलेबस में है ये 3 शुरुआती है वो आज क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह, ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रह कितने हैं? 8, 9, 7 या 5? 8, 9, 7 या 5 ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है। हाँ, कितने हैं? तो ग्रहों की संख्या है अपने 8। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह है। कौन कौन से 8 ग्रह है वो देख लो। तो पहला है बुध, कौन सा है? बुध। दूसरा है शुक्र, कौन सा ग्रह? शुक्र। तीसरा है पृथ्वी। चौथा है मंगल। पांचवा है बृहस्पति। छठा है अरुण और सातवां है, अरे बृहस्पति के बाद में शनि। बृहस्पति के बाद में 6 नंबर शनि। शनि के बाद में आ जाएगा अरुण और अरुण के बाद में 8 नंबर है वरुण। ये जो ग्रह है 8 है। ये कितने ग्रह? 8 है। और ये जो मैंने लिखा है ये सूर्य की दूरी के अनुसार। किसकी? सूर्य की दूरी के अनुसार। अगर पूछ लिया जाए सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह है, तो देख लो आपने कौन कौन सा है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद में बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में अपना पृथ्वी, शुक्र के बाद में पृथ्वी। पृथ्वी देखो आकार में ये 5वां है, आकार में 5वां बड़ा है और इसमें है आपने तीसरा, सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा तीसरा ग्रह है। फिर रहता मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद अरुण और उसके बाद में वरुण, ठीक है। ये है 8 ग्रह। ग्रहों की संख्या 8 हो गई। चल बढ़े आगे। ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हाँ, बढ़ो आगे। हाँ, अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? सबसे नजदीक ग्रह पूछा है, सूर्य की दूरी के अनुसार अभी पढ़ा है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखो बुध, शुक्र, बृहस्पति और वरुण। इनमें सबसे नजदीक कौन सा हो गया? सबसे नजदीक हो गया बुध। कौन सा हो गया? बुध सबसे नजदीक है। और सबसे दूर अगर पूछे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह तो वो हो जाएगा वरुण। कौन सा हो जाएगा? वरुण, ठीक है। सबसे नजदीक बुध हो गया, सबसे दूर वरुण ग्रह। ये हो गया आपने ग्रह सूर्य की दूरी के अनुसार, ठीक है। बढ़ो, चलो आगे। अगला प्रश्न, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? स्टेलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, प्रकाश वर्ष या फिर गैलेक्टिक इकाई? बताओ क्या होगा? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र
क्या होगा? प्रकाश वर्ष। इसको सीधा याद कर लेना, क्या होगा? प्रकाश वर्ष। चलो आगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, यानी बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से है? ये अपने जीजीडी फैक्ट फैक्ट प्रो जो दिया है सौरमंडल का, उसमें भी दिया है। ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं? तो देखो, बुध शुक्र, मंगल वरुण, बुध अरुण, या फिर शुक्र मंगल, कौन कौन से 2 ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं? तो आपने ध्यान रखना, इन सवाल को पढ़ने से पहले देखो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी के उपग्रह का नाम है चंद्रमा। पता है क्या है? पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा। चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है? चंद्रमा अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर है वो 27 दिन, लगभग 27 दिन हो गया, 27.3, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, जिसे परिक्रमण काल यही है ना, इसमें चारों ओर चक्कर, ये भी 27 दिन में। कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में। तो ये हो गया आपने किसका? ये है पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। और अगर बात करें सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो वो है आपने शनि ग्रह। कौन सा है? शनि। इसके 82 उपग्रह हैं। कितने हैं? 82 उपग्रह। अपन को सवाल पूछा है कि ऐसे 2 ग्रहों के नाम बताओ जिनके बिल्कुल ही उपग्रह नहीं है, तो वो है अपने बुध व शुक्र। कौन कौन से 2 ग्रह हैं? बुध व शुक्र ग्रह ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके बिल्कुल ही उपग्रह नहीं है। और उपग्रह क्या होता है? उपग्रह है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होता है? वे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्र लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। इनके चारों ओर, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किनके? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह हो गए। ठीक है, वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये ध्यान रखना, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ये सबको पता है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है, 82 उपग्रह। ठीक है, जिनके बिल्कुल ही उपग्रह नहीं है वो 2 ग्रह बुध व शुक्र ग्रह। लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? देखो, आंतरिक ग्रह पूछा है। क्या पूछा है? आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह देख लो, यह सवाल पिछली बार भी रीट में आया था। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होते हैं। क्या होता है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होते हैं। और दूसरी शर्त क्या है? ये कठोर चट्टान के बने होते हैं। ये कठोर चट्टान के बने होते हैं। ठीक है, ये है इनकी शर्त। क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होते हैं। जो प्रथम 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह है। जो प्रथम 4 ग्रह है सूर्य के नजदीक वाले, वो क्या है? आंतरिक ग्रह है। और ये क्या होता है? कठोर चट्टान के बने होते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं। ठीक है, तो प्रथम 4 ग्रह कौन कौन से हो गए उनके बारे में देख लो। तो प्रथम 4 ग्रह में देखो, जो आंतरिक ग्रह उनमें देख लो। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह है, पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, ठीक है, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। पृथ्वी और चौथा है मंगल। ये 4 जो ग्रह है
ये क्या है, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये चारों ग्रह क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये पृथ्वी के नजदीक सूर्य के नजदीक होते हैं और कठोर चट्टान के बने होते हैं। अब पीछे बचा बाह्य ग्रह क्या होता है। जब आंतरिक ग्रह पूछ लिया तो बाह्य ग्रह भी पढ़ लेते हैं। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, तो इसमें देखो ये सूर्य से दूरी पर स्थित होते हैं। क्या है, सूर्य से दूरी पर स्थित, पहली शर्त, सूर्य से दूरी पर स्थित। फिर ये गैस व तरल से बने होते हैं, गैस व तरल से बने होते हैं। किनसे, गैस व तरल पिंडों से बने होते हैं। अब चार ग्रह ये कौन कौन से होंगे, तो देखो ये हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर आता बृहस्पति, शनि। कौन सा है, बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण और चौथा हो जाएगा वरुण। तीसरा अरुण ग्रह और चौथा हो जाएगा वरुण ग्रह। ये जो चार ग्रह है ये है बाह्य ग्रह। ये कौन से ग्रह हो गए, बाह्य ग्रह। और जो आंतरिक ग्रह है ये सूर्य के नजदीक वाले ग्रह है और कठोर चट्टान के बने होते हैं। ठीक है, और आंतरिक ग्रह चार ग्रह। पिछली बार ऐसा ही सवाल आया था कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, आपने छठी वाली किताब में सीधे सीधे दे रहा है, फिर कहते हैं मिलते कहां से, सवाल आते कहां से। बहुत आसान सवाल है, उतारो, लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। हाँ, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं छोटे छोटे ग्रह, ठीक है, वो किन कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। शनि और बृहस्पति, मंगल बृहस्पति, पृथ्वी व मंगल, शुक्र व पृथ्वी। किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो वो है आपने मंगल व बृहस्पति जो है ग्रह, इन कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किनमें, मंगल व बृहस्पति जो ग्रह, इन की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलो, अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या अरुण। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, बताओ। तो इसका उत्तर क्या होगा, अरुण। क्या होगा, अरुण ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हो गया। इसके अलावा पृथ्वी है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। यहां पर 71% भाग पर जल है, तो पृथ्वी को ऊपर से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इस पर पृथ्वी पर जीवन संभव भी है। और बृहस्पति पर क्या है, बृहस्पति है वो सबसे बड़ा उपग्रह, नहीं सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, ध्यान रखना। तो बृहस्पति हो गया सबसे बड़ा ग्रह, मंगल जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और अरुण है इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह ना, इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह, उत्तोड़, लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चल बढ़े आगे। आगे देखो, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश है, उनको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या 16 मिनट, कितना समय लगेगा। तो आपने ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना, लगभग 8 मिनट, 8 मिनट 16 सेकंड भी बताते हैं, 8 मिनट का लगभग समय आप मान के चलो।
आपने एनसीईआरटी में जो दे रखा लगभग 8 मिनट, तो अपन लगभग 8 मिनट में चलते हैं। ठीक है, लगभग 8 मिनट का समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता। ठीक है, आगे, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है? एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर घूमता है, तो अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, ये मानो सूर्य है और ये ग्रह है, तो इनके जो न्यूनतम दूरी है ये क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती, अपसौर कहलाती, अपोजी, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना उपसौर और अपसौर के बारे में। उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है? अपसौर कहलाएगी या उपसौर कहलाएगी? क्या कहलाएगी बताओ। क्या हुआ? आएगा उत्तर क्या? उपसौर, अपसौर। तो ध्यान रखना आपने, इसमें उत्तर हो जाएगा उपसौर। और अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो वो हो जाएगा उपसौर, और अधिकतम दूरी अगर पूछे, अधिकतम दूरी, तो वो हो जाएगा उपसौर। अधिकतम दूरी क्या हो जाएगी? उपसौर। ठीक है, न्यूनतम होगी, न्यूनतम दूरी है वो क्या हो जाएगी? उपसौर। न्यूनतम दूरी उपसौर, व अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी? अपसौर। अपसौर और उपसौर होगी। एक ग्रह का अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? उपसौर, और अधिकतम दूरी है वो अपसौर कहलाएगी। और ये घटना जो उपसौर वाली है वो कब होती है? देखो, उपसौर की घटना कब होती है? उपसौर की घटना 3 तारीख को, 3 जनवरी, 3 जनवरी के दिन। 3 जनवरी को क्या है? क्या है 3 जनवरी के दिन? तो यह है सावित्रीबाई फुले का जन्म। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है ना, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को। अब दूसरी बात आती है कि अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर की घटना, ऐसे सवाल आ सकता है, तो वो है आपने 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई के दिन। तो ये भी ध्यान रखना, अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो वो है उपसौर, और अधिकतम दूरी पूछे तो वो है अपसौर। तो 3 जनवरी के दिन क्या है? ग्रह और सूर्य के नजदीक, सबसे नजदीक रहते हैं, और 4 जुलाई के दिन सबसे दूर रहते हैं। यानी अपसौर की घटना कब होगी? 4 जुलाई के दिन, और 3 जनवरी के दिन उपसौर की घटना होती। ठीक है, चल बढ़ो आगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा के उपनाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर अरुण? किस ग्रह को भोर का तारा के उपनाम से जाना जाता है? बुध है कि शुक्र है? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह, या फिर कहा जाए तो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी इस ग्रह को, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा हो गया। एक ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा है ना आपको, ध्रुव तारा। उत्तर दिशा का निर्धारण किसका? उत्तर दिशा का निर्धारण किससे होता है? किससे? बुजुर्ग लोग इस भोर ध्रुव तारे को देखकर उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे। ठीक है, हाँ चलो बढ़ो आगे। हाँ, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। ये आपके मानो ग्लोब है, उस पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये है ग्लोब। हाँ करो तो नहीं बने तो भी हाल ही, ये है ग्लोब,
ठीक है। तो इस पर ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये है ना उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? ये आपने कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं? ये होगी देशांतर। और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर खींची जाने वाली रेखाएं पूछ ली जाए, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं, तो वो हो जाएगी अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी हो गई? अक्षांश रेखाएं। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कौन सी हो गई? देशांतर। और पूर्व से पश्चिम हो गई, वो है अक्षांश रेखाएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देशांतर। देशांतर हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम, क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती। ठीक है, चल बढ़े आगे। आगे देखो, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो अक्षांश है, उनके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? अभी देखा आपने, यह है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश। इनके मध्य के जो क्षेत्र है, ये दो अक्षांश है, इनके मध्य का क्षेत्र ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? गोरे, जोन, कोठे या फिर ध्रुव क्या कहलाता है? तो ये है आपने जोन। क्या कहलाता है? जोन। गोरे क्या है? गोरे है दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र। दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे। ध्यान रखना, अक्षांश क्या हो जाएगा? दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र जोन कहलाता है, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे। हो गया यहां? तो आपने सवाल पूछा है दो अक्षांशों के मध्य, यानी ये जो क्षेत्र है, मानो ये है 0 डिग्री देशांतर और ये है 1 डिग्री, नहीं 1 डिग्री अक्ष। तो ये जो क्षेत्र है बीच वाला, ये कहलाता है आपने जोन। क्या कहलाता है? जोन। ठीक है, आगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? यानी एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? एक देशांतर को, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य, एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में लगने वाला समय वो है अपने 4 मिनट। कितना है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। हो गया? चल, हाँ, दो देशांतरों के मध्य की दूरी होती है, दो देशांतर है, इनके मध्य कितनी दूरी होती है? तो देशांतर अपन को पता है उत्तर से दक्षिण की ओर। पहली शर्त है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। दूसरी बात, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे। दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे। गोरे कहलाता है। ठीक है, तीसरी बात आई अब है दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है? तो वो है 111.32 किलोमीटर की दूरी दो देशांतरों के मध्य होती है। तो दो देशांतरों के मध्य दूरी हो गई कितनी? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए दो अक्षांशों के मध्य दूरी, यहां तो होगी, इसका उत्तर तो क्या हो गया? 111.32
किलोमीटर। अब पूछ ले कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, तो वो है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर ध्यान रखना है। दो देशांतरों के मध्य दूरी है 111.32 किलोमीटर और दो अक्षांशों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर, दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई दूरी। ठीक है, चलो अगला, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? ये तो ध्यान होना ही चाहिए, ये तो ध्यान होना ही चाहिए। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो वो होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और लास्ट ऑप्शन है 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या होता है? आपने सीधी बात है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो कौन सी है? मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हो गया? चलो आगे। हाँ, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता, उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से उत्तर की ओर 0 डिग्री होती ना, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा या क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसके जो उत्तरी भाग है कहां से? 0 के बाद में और कहां तक होगा है? कहां तक? हाँ, वहां तक 90 तक। तो यहां तक जो है उत्तर की ओर 90 डिग्री उत्तर की ओर ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। और यहां से लेकर 90 तक जो दक्षिण में है ये हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश। अब सवाल पूछा जो या फिर उत्तरी अक्षांश की जगह उत्तरी गोलार्ध या यहां दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब पूछा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में अपन को पता ही है सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून का दिन। हो गया? 21 जून वाला दिन होता है वो आपने उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। और 21 जून के दिन सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती है? 21 जून के दिन। और इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, कब? 21 जून का दिन। अब जब 21 जून को अपने उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? वो होगा 22 दिसंबर। कौन सा होगा? 22 दिसंबर का जो दिन है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया? 22 दिसंबर। 21 जून आपने कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर है वो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और जो 22 दिसंबर है वो क्या कहलाती है? आपने क्या कहलाते हैं? मकर संक्रांति। ऊपर लिखा कर्क संक्रांति और यहां हो जाएगा मकर रेखा पर, क्योंकि जो 22 दिसंबर का दिन है यहां पर क्या है? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पर? मकर रेखा पर, इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन मकर संक्रांति आपने कब आती है? 14 जनवरी।
ठीक है। इस दिन देखो, इस दिन आपने सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, सीधी बात है, सबसे छोटी रात होनी है जब सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात। यहां 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ, कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, अक्षांशों की संख्या पूछी है। तो यहां दो चीजें ध्यान रखनी, अक्षांश रेखाओं की संख्या नहीं पूछी है, किसकी पूछी है, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश। तो कुल अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती, एक होती है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना, कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो वो है 181, 181, और कुल अक्षांश रेखाएं है 179, कितनी है, 179। क्यों है, तो देखो अक्षांश रेखाएं क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, लेकिन जो दोनों ध्रुव है, कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां जाकर क्या हो जाती है, एक बिंदु के रूप में हो जाती है। इसलिए ये जो दोनों ध्रुव है क्या है, ये दोनों क्या है, रेखा न होकर सिर्फ अक्षांश माने जाते हैं, सिर्फ अक्षांश माने जाते हैं। तो जो कुल अक्षांश है वो 181 है और कुल अक्षांश रेखाएं है वो 179 है। आपने सवाल पूछा कुल अक्षांशों की संख्या, तो वो है 181, कितनी है, 181 अक्षांश होते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। आगे देखो, 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर, 180 डिग्री जो देशांतर है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, किसको, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये ग्रीनविच शहर से गुजरती, कहां से, ग्रीनविच जो शहर है इंग्लैंड का, वहां से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री जो देशांतर है उससे पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होगा, एक दिन बढ़ता है, क्या है, बढ़ता है। और 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाओगे तो घटेगा, तो क्या होगा, घटेगा। आपको पता ही है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो देख लो आपके ऐसे दिन घटेगा। तो 180 डिग्री जो देशांतर है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, और ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण ग्रीनविच रेखा भी इसे कहा जाता है। ओके, बढ़े आगे। हाँ, आगे है अगला सवाल, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। यह सवाल तो बार बार आया है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर, 27, 26 या 81। तो बात यहां आती है कि राजस्थान में कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है, कितने, 2 जिलों से गुजरती है, कितने, 2 जिलों से। कौन कौन सा, एक है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर, कितनी है, 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में, 2 जिलों से गुजरती है। और एक माही नदी है, कौन सी नदी, माही नदी है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हो गया। और बाकी कर्क रेखा के बाद में आपने थोड़ी देर बाद पहले चर्चा की है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होता है। ठीक है, चल बढ़े आगे। आगे देखो, अगला सवाल, भारतीय मानक समय निर्धारण किया जाता है, भारतीय
मानक समय का निर्धारण किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा होगा? तो देखो अपन ने समय का अगर पूछे तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अपन ने पढ़ ली, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ ली थी, वो थी आपने 180 देशांतर। अब भारत की जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो भारतीय मानक समय का निर्धारण करती। कौन सी? हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये निकलती कहां से है? इलाहाबाद। कहां से निकलती है? इलाहाबाद से। कहां से निकलती है? इलाहाबाद से ये निकलती। ठीक है, चल हो जाएगा, हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा चलो कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य अक्षांशों का अंतर कितना? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य अक्षांशों में अंतर। अब देखो ये है अपने भूमध्य रेखा, अभी मैंने बताई है, ये है भूमध्य रेखा, मान लेनी है कि भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है। इसके 23 यहां जाओ, 23.5, 23.5 यहां जाओ, और 23.5 यहां है, तो 23.5 और 23.5 कितने हो गए? कितने हो गए? 47 डिग्री। कितने हो गए? 47 हो गए। तो कितने डिग्री का अंतर है? 47 डिग्री का अंतर आएगा। कितना आएगा? 47। ये भूमध्य रेखा, इधर भी 23.5 और इधर भी 23.5, दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है वो 47 का है, 47 डिग्री का है। ठीक है, आगे, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो वो है आपने 15 देशांतर घूमती। कितने देशांतर घूमेगी? 15 देशांतर घूमेगी। ठीक है, हाँ, हालो फटाफट आगे देखो। प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है कौन सी? है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर, या 23.5 डिग्री अक्षांश। बताओ प्रधान याम्योत्तर रेखा कौन सी होती है? कौन सी होगी प्रधान याम्योत्तर रेखा? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, कौन सी है? तो अभी पढ़ा 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसे तो कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होता है। चलो, और जो 180 डिग्री है देशांतर, ये होता, क्या होता है? ये क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और 23.5 डिग्री अक्षांश, जो भी है अक्षांश है, अगर उत्तरी अक्षांश है, अगर उत्तरी अक्षांश है तो वो है कर्क रेखा। उत्तरी अक्षांश है तो कर्क, और दक्षिणी अक्षांश है तो वो है भूमध्य रेखा। अरे दक्षिणी अक्षांश है तो मकर रेखा। ठीक है, ये हो गई। अब पीछे बची 0 डिग्री देशांतर, इसे कहा जाता प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर। ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती। ठीक है, हाँ, 0 डिग्री देशांतर। कुल देशांतरों की संख्या पूछ ली जाए तो वो होती है 360। कितनी होती है? 360। चल, हाँ, असत्य कथन छांटिए, यानी इनमें कौन सा कथन है वो खोटो है, यानी गलत है।
ठीक। पहला है देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। ठीक है। दूसरा कथन है दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, माना। 0 डिग्री देशांतर को मकर रेखा कहा जाता है, मानते हो। कुल देशांतर 360 होती। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर सीधा सीधा दिख रहा है कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसको मकर रेखा नहीं कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर होती है, इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक है। और मकर रेखा आपको पता ही है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वो कौन सी रेखा है? मकर रेखा। अब बात आती है देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, ये बात आपके सामने आई है। तो ध्यान रखना है जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर हकीकत में नहीं होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। क्या होती है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अगर आ जाए तो ऊर्ध्वाधर कर देना सही होगा। फिर ये ऊर्ध्वाधर होती है। और यहां पर देखो दो देशांतरों के सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश होती है। कौन सी होती है भूमध्य रेखा? ये होती है 0 डिग्री। यहां से ये देखो इस प्रकार रेखाएं खींची जाएगी, इस प्रकार खींची जाएगी, यानी ध्रुव पे जाकर ये क्या है? मिलेगी। ध्रुव पे जाकर क्या है? मिलती है। तो सर्वाधिक जो दूरी है यहां पर होगी, फिर इनकी दूरी घटती जाती है। जैसे ही ध्रुवों की तरफ जाओगे तो देशांतर रेखाओं में के दो देशांतरों के बीच दूरी क्या हो जाती है? घटती जाती है। दो देशांतरों के बीच दूरी घटती है। तो सर्वाधिक जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर सही है ये सवाल। कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है क्योंकि 180 पश्चिम और 180 पूरी देशांतर, ये हो गई 360 हो गई। चलो बढ़ो आगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ये देखो 3 नंबर मैंने लगा रखा है। ठीक है, आगे देखो डोलड्रम पेटी। किस पेटी का विस्तार? डोलड्रम पेटी का विस्तार है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश दोनों, और इनमें से कोई नहीं। क्या है? डोलड्रम पेटी का विस्तार है, वो ध्यान रखना 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी दोनों अक्षांशों में होता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी दोनों अक्षांशों में होता है। तो ये उत्तर हो गया सी। क्या है? 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भी, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, इनके जो बीच का जो क्षेत्र है वो डोलड्रम पेटी का वहां पर विस्तार है। हो गया ना? ये देखो ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहां से ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहां है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश ये हो गया उत्तरी अक्षांश। इनके जो मध्य है यहां पर डोलड्रम पेटी का विस्तार है, इनके मध्य डोलड्रम पेटी का विस्तार है। ठीक है, चल आगे। हाँ, एकमात्र महाद्वीप जिसमें से कर्क, मकर, भूमध्य, फोटा लिख लीजिए, भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती? ठीक है, तो कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप नहीं होगा भाई, एशिया महाद्वीप नहीं होगा। यहां से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा भी नहीं, भूमध्य रेखा भी नहीं गुजरती। फिर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में से सभी जो रेखाएं हैं तीनों ही वो गुजरती है। यूरोप में कोई नहीं गुजरती, यूरोप में न कर्क रेखा गुजर रही है न मकर रेखा गुजर रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है। ठीक है, बढ़ो आगे। अक्षांश व देशांतर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? अक्षांश व देशांतर के मध्य का क्षेत्र
क्या कहलाता है? भैया जी बार बार बनाना। ये है ये है देशांतर रेखाएं और ये है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये जो मध्य का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये जो मध्य का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? तो क्या कटिबंध, गोरे, जोन या ग्रिड क्या कहलाता है? तो भाई साहब ये कहलाता है ग्रिड। क्या कहलाता है? ग्रिड। क्या कहलाता है? ग्रिड। गोरे पता है दो देशांतरों के मध्य की, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र, और जोन है दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। और कटिबंध अपन के तीन है, ये कटिबंध तीन है ना, हाँ तीन ताप कटिबंध है, तो वो भी ध्यान रखें। बढ़ो आगे। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री पूर्व की ओर, 23.5 डिग्री पश्चिम की ओर, 67 डिग्री पूर्व की ओर या फिर 67.5 डिग्री पश्चिम की ओर। बताओ पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? तो ये हो गया 23.5 डिग्री पूर्व की ओर। 23.5 डिग्री पूर्व की ओर अक्षीय झुकाव है, और कक्षीय झुकाव है वो कौन सी है? 67.5 डिग्री पूर्व की ओर। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री पूर्व की ओर। हाँ, अपनी कक्षा पर दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी घूमती है। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमती है, ये भी ध्यान रख लेना। चलो बढ़े आगे। हाँ, पृथ्वी का घूर्णन काल है। अब देखो दो चीज है, दो काल। पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो है। कौन कौन सी पृथ्वी की गतियां? पहला है परिभ्रमण, जिसे क्या कहा जाता है? घूर्णन भी कहा जाता है, घूर्णन भी कहा जाता है। और दूसरी है परिक्रमण गति। कौन सी है? परिक्रमण गति। देखो अब बात यह है, परिभ्रमण क्या होती है? परिभ्रमण होती है अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। यह है परिभ्रमण या जिसे घूर्णन कहा जाता है। और परिक्रमण है, पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो है परिक्रमण गति। कौन सी गति है? परिक्रमण गति, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब घूर्णन काल हो गया, वो हो गया 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। कौन सा हो गया? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। और परिक्रमण गति का अगर पूछे तो परिक्रमण काल पूछ लिया जाए। कौन सा? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल है वो है 365 दिन। कौन सा है? 365 दिन। ठीक है, ये है इनका पृथ्वी का परिक्रमण काल। और एक सौर दिवस में पूछ ले जाए कि एक सौर दिवस में समय होता है, एक सौर दिवस में कितना समय होता है? तो वो होता है 24 घंटे का। कितने का होता है? 24 घंटे का समय एक सौर दिवस में होता है। परिक्रमण काल है 365 दिन। और परिभ्रमण काल, जिसे घूर्णन काल कहा जाता है, वो है 23 घंटे 56 मिनट। इनसे क्या बनता है? दिन रात। क्या बनती है? दिन रात बनती है, दिन रात। और परिक्रमण से एक साल अपना चयन। ठीक है, यहां 65 है, तो प्रति 4 साल बाद, प्रति 4 साल बाद 366 दिन का साल हो जाता है। प्रति 4 साल बाद, प्रति 4 साल बाद एक साल कितने का हो जाएगा? 367 दिन का साल हो जाएगा, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीप ईयर। क्या कहा जाएगा? लीप ईयर कहा जाएगा। ठीक है, चल आगे। मध्य रात्रि में सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या इंग्लैंड? किसे मध्य रात्रि का सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो वो है आपने नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। हाँ, असत्य कथन का चयन करें। पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो अपसौर,
पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उपसौर, उपसौर व अपसौर व उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड कहलाती है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है? तो अपन ने पहले पढ़ लिया है, पृथ्वी जब सूर्य के अधिक दूरी पर हो तो वो अपसौर होता है। ये घटना 4 जुलाई की होती है। कब की होती है? 4 जुलाई की होती है। और उपसौर होता है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो वो होती है उपसौर की घटना, और यह होती है 3 जनवरी की बात। ठीक है। और दोनों जो काल्पनिक, जो दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा उसे एप्साइड कहा जाता है। यह भी बात सत्य है। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चल, असत्य कथन का चयन करें। हाँ, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति परिक्रमण गति कहलाती है। बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है तो वो कहलाती है परिक्रमण गति। ठीक है। इसके अलावा देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, या जिसे अभी पूछा है परिभ्रमण। कौन सा? परिभ्रमण। ठीक है। तो परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता। पृथ्वी अपने जो अक्ष पर घूमती है कितने टाइम में? अभी हमने पढ़ा था 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूर्णन करती है। वो है क्या कहलाता? घूर्णन या परिभ्रमण। हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर कितने? 24 घंटे। वही बात है, 23 घंटे 56 मिनट लगभग 24 घंटे हो गए। ठीक है। 24 घंटे में पूर्ण करती है। एक लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये एक खोटा है। एक लीप वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? 367। एक लीप वर्ष में 367 दिन होते हैं। कितने? 367 दिन होते हैं। ओके। हाँ, चल, उपसौर की घटना घटित होती है। अभी बहुत आया था, बार बार आया। उपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 3 जनवरी को। कब होता है बताओ? उपसौर 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 जून या फिर 23 सितंबर। कब होता है? 3 जनवरी हो गया उपसौर की, और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। तो ध्यान रखो, एक चीज और आया, 4 जुलाई हो गया अपसौर। हाँ, बढ़ो। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर। कहां पर है वो कोरियोलिस बल? है कोरियोलिस बल, उनकी अधिकतम होता है तो वो है ध्रुवों पर। कहां पर होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है। चल, हाँ, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।